हेलो डियर दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 10 की चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम की पेपर से पूरी तरह से मैच करेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिना कोई बकचोदी के शुरू करते हमारा पहला क्वेश्चन है, सब्सटेंस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। सब्सटेंस किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमारा पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी, चौथा ऊष्माशोषी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये उपचयन। हम उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो हम उसे उपचयन कहते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर ऊष्माक्षेपी भी हो सकता है, क्योंकि सब्सटेंस के दौरान हमें ऊर्जा भी प्राप्त होता है ना, तो ऊर्जा जिसमें नियोजित होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये और सी दोनों होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? तो हमारा ऑप्शन पहला है रंग परिवर्तन, दूसरा गैस का निकलना, और तीसरा अपक्षेप का बनना, और तीसरा अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। हमारी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का तापमान निश्चित नहीं रहता, वह बदलता रहता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण में, कंकाली रासायनिक समीकरण में। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सभी उत्तर गलत है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। संतुलित रासायनिक समीकरण में उत्पाद और अभिकारकों का दोनों का द्रव्यमान बराबर होता है। स्थिर अनुपात का नियम भी हमें पता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al से अभिक्रिया कर Al2O3 प्लस Fe ऊपर की दिए गए अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो आपको अभिक्रिया दिया गया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको पूछा जा रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा वियोजन अभिक्रिया, और चौथा विस्थापन अभिक्रिया। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है ना, आयरन को विस्थापित कर रहा है। एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर रहा है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया होगा? विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीजन नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीजन नहीं है? तो आपका ऑप्शन है दहन, श्वसन, भोजन का पचना और अपक्षेपण। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दहन तो आपको पता होगा कि दहन जब तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा, तो इसमें ऑक्सीजन है। श्वसन में हमारा ग्लूकोज होता है, और श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तो उसमें तो ऑक्सीजन होगा ही होगा। और भोजन की पाचन तभी होगा जब ऑक्सीजन होगा, तब उसमें भी ऑक्सीजन है। पर अवक्षेपण में ऑक्सीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अवक्षेपण ही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन एक है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विघटन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपचयन। अभी हमने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उपचयन होता है, और जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो अपचयन होगा। तो यहाँ पूछा है ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब कि हमारा अपचयन ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है? तो पहला ऑप्शन है भौतिक अवस्था का निरूपण, दूसरा ऑप्शन ऊष्मा को दर्शाना, तीसरा ऑप्शन अपक्षेप को दर्शाना, और चौथा सूत्रों को मातृभाषा में लिखना है। तो हमारा ये मतलब कि हमारा रासायनिक समीकरण का संतुलन करने का नियम हमें ये नहीं बताता कि हम सिर्फ रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखें, बल्कि हम उसे अल्फाबेट में लिख सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत होगा, और यहाँ पूछा है कौन नहीं होगा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। ये बात गलत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती? तो हमारा ऑप्शन ए प्रतिक्रिया के रंग, ऑप्शन बी प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, और ऑप्शन सी अभिकारकों की सूत्र, और ऑप्शन डी हमारा है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा प्रतिक्रिया के रंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे समीकरण जिनमें
तीर के निशान के दोनों ओरों के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है? तो वह हमें पता है कि वह असंतुलित समीकरण होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण समीकरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तीर के निशान के दोनों ओरों की परमाणु की संख्या और उनका द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। अगर वो बराबर नहीं हो तो हम उसे कंकाली समीकरण कहते हैं, तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। और ये हमें स्थिर अनुपात का नियम बताता है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि रासायनिक समीकरण के दो तीर के निशान के दोनों ओरों की तत्वों की संख्या और उसके द्रव्यमान की संख्या बराबर होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कहलाता है जब बराबर नहीं होता है? तो हमारा ऑप्शन बी असंतुलित समीकरण कहलाता है जब परमाणु की द्रव्यमान की संख्या बराबर नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, असंतुलित समीकरण। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है? तो पहला ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन दो ठो है, पर यहाँ तीर के दूसरे साइड हाइड्रोजन एक है, मतलब क्या समीकरण संतुलित नहीं है? अभी भी हमने आपको बताया कि तीर के निशान के दोनों ओर की तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन दो ठो है पर तीर के दूसरी साइड हाइड्रोजन की संख्या एक है। तो हमारा श्योर है कि ये ऑप्शन गलत होगा। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरीन की संख्या 2 है, इस साइड भी क्लोरीन की संख्या 2 है, मतलब कि पूरी तरह से संतुलित समीकरण है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर हम सी को देखना चाहेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है पर यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो हमारे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और डी को देखते हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन मेरे पास 4 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, मतलब कि डी का ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर भी, 2 हाइड्रोजन इधर भी और 2 क्लोरीन इधर भी और 2 क्लोरीन इधर भी। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो डन करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी तरह से, तो यहाँ पूछा गया कि निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। वहां पर पूछा गया था कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है और यहाँ पर पूछा है निम्न में कौन सा समीकरण असंतुलित है। तो हम पहला को देखते हैं। यहाँ पर आयरन 1 है, Fe1 है, इस साइड भी समीकरण के दूसरे साइड भी Fe1 है, पर यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ क्लोरीन 3 है, मतलब कि यह समीकरण असंतुलित समीकरण है। तो इसे हम असंतुलित समीकरण कह सकते हैं। पर अगर दूसरे को चेक करना चाहे तो यहाँ पर Fe2 है, यहाँ पर भी Fe2 है, पर यहाँ क्लोरीन 6 है और यहाँ भी क्लोरीन 6 है, मतलब कि यह समीकरण संतुलित है और बाकी सारी समीकरण भी संतुलित है। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, जो कि असंतुलित समीकरण है और क्वेश्चन भी हमें वही पूछ रहा है। तो ये को टिक कर सकते हैं आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं और अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, जो हम आपको अच्छी तरह से समझाने वाले। तो हमारा क्वेश्चन कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनती हैं, या कौन सी अभिक्रिया है? आप यहाँ क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और हाइड्रोक्लोराइड जो आपको पता है ये HCl है। तो एक हमारा क्षारीय है और दूसरा अम्लीय है। तो जब क्षार और अम्ल का आपस में अभिक्रिया होता है तो लवण और जल का उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक जिसका हम लोग खाने में उपयोग करते हैं NaCl और प्लस H2O जल बना रहा है, मतलब कि हमारा उदासीन अभिक्रिया है। तो यहाँ हमारा उदासीन अभिक्रिया है क्योंकि अम्ल और क्षार के दोनों के प्रभाव को संतुलित किया जा रहा है, यहाँ लवण और जल का उत्पाद बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है संयोजन, दूसरा उदासीनीकरण और तीसरा विघटन और चौथा अवक्षेपण। तो अभी भी हमने आपको बताया कि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रिगंधा के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सा है? विक्रिगंधा के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तो हम सबसे पहले आपको विक्रिगंधा के बारे में समझा देते हैं। जब विक्रिगंधा मतलब कि हम कोई भी ब्रेड तो घर में कुछ भी खाने की वस्तुओं को रखते हैं, तो वहां पर देखते होंगे उसमें फूफंद आ जाता है, तो उसका सेंट, उसका स्वाद बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, नहीं तो उसमें खाद्य पदार्थ में कुछ नमी होता है, हमारे वायु में भी नमी है, आपको शायद पता होगा। तो उससे अभिक्रिया करके वो अपना रूप को बदल लेता है, अपनी अवस्था को बदल लेता है, मतलब कि वह एक रासायनिक अभिक्रिया करता है जिसके कारण उसके स्वाद में चेंजिंग आ जाता है, बदल जाता है। उसी को हम विक्रिगंधा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। पहले ऑप्शन है तिल, वसा व ऑक्सीजन
तेल या वसा का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसके कारण होता है। ऑप्शन 2 है खाद्य पदार्थों का विघटन, और तीसरा ऑप्शन है तेल वसा का क्षारण, और चौथा ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो हमारा पहला ऑप्शन से हो जाएगा तेल या वसा का ऑक्सीकरण होने से विकृगंधा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। अपघटन क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश में हम किसी तत्व को रखते हैं ना तो वह टूट जाता है, मतलब कि दो अणुओं में बदल जाएगा। जैसे AgCl को अगर हम रखेंगे धूप में तो वो एल्युमिनियम सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है NaBr, दूसरा ऑप्शन है KClO3, और तीसरा ऑप्शन है KBr, और चौथा ऑप्शन है AgBr। तो AgBr को भी अगर हम धूप में रख दें, सूर्य के प्रकाश में रख दें तो वह Ag और Br में टूट जाएगा, मतलब कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Mg + O2 से अभिक्रिया का 2MgO बनाता है। यार रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो हम इसको सबसे पहले जांच कर लेते हैं कि यह संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है। तो हमें देखने को मिलता है मैग्नीशियम जो Mg यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मेरा ये मैग्नीशियम तो संतुलित है, और ऑक्सीजन भी 2 और ऑक्सीजन भी 2, मतलब क्या एक प्रकार का संतुलित समीकरण है। और अगर हम बात करें तो यह किस प्रकार का समीकरण है? तो यह एक संयोजन समीकरण भी है, क्योंकि यह संयोजन समीकरण क्योंकि Mg और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर एक तत्व का निर्माण कर रहा है। जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक अकेला तत्व का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। पर हमारा ऑप्शन में क्या दिया है उसके अनुसार हमें चलना होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है कंकाली रासायनिक समीकरण, दूसरा ऑप्शन है संतुलित रासायनिक समीकरण, और तीसरा ऑप्शन है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर बी, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि आप यहाँ एक प्रकार का संतुलित रासायनिक समीकरण भी है। अगर यहाँ पर संयोजन समीकरण रहता तो हम उसे ही टिक करते, पर हाँ हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत एडवांस लेवल का, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसे आज जरूर रखिएगा। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोबारा रिपीट करता हूँ, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संयोजन। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब साग सब्जियों का विघटन होता है मतलब कि वह सड़ जाता है। आप कभी देखे होंगे कि आपके घर में अगर कुछ सब्जियां मतलब कि आपकी मम्मी लाती होगी सब्जियां बनाने के लिए रसोई में, तो कुछ सब्जियां बच जाती है जो कुछ दिनों के बाद सड़ भी जाता है। अगर उसे आप टच करके देखोगे तो वो गर्म होगा, उसके बाद जाओगे तो बदबू भी लगेगा और थोड़ा हीट टाइप लगेगा, मतलब कि वह क्या है ऊष्मा उत्सर्जन कर रहा है। वह रासायनिक समीकरण हो मतलब कि वह रासायनिक अभिक्रिया करके ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता? तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, SO2 और क्लोरीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर ये हाइड्रोजन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट भी है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है, मतलब कि कहा जाता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि जब ऊष्मा का वियोजन मतलब कि तो मैं आपको बता दूं कि ऊष्मा का जब अवशोषण किया जाता है मतलब कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो तत्वों को या तो एक तत्वों को आपस में तोड़ने के लिए ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है तो हम उसे ऊष्माशोषी कहते हैं, मतलब कि उसको हम ऊष्मा दे रहे हैं और जब ऊष्मा निकलता है उससे उत्सर्जित होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था साग सब्जियों से क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? ऊष्मा हम उसको दे रहे हैं, ऊष्मा वो हमें नहीं दे रहा बल्कि हमें उसको ऊष्मा दे रहे हैं। तो किस प्रकार का होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा जब हम किसी को ऊष्मा देंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये आपका करेक्ट हो गया, पहला नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
हमारा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण Fe+H2O से अभिक्रिया कर FeO4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। मतलब कि अगर इस समीकरण को हम संतुलित करते हैं तो इसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए सबसे पहले इस समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा Fe जो आयरन 1 है, तो दूसरे साइड तीर के निशान के दूसरे साइड Fe कितना है 3 है। तो सबसे पहले Fe को हम तो इस साइड भी 3 बना लेते हैं, 3 से इसको इंटू कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको ऑक्सीजन हम 4 बना लेते हैं। H2O को हम 4 से इंटू करेंगे तो ऑक्सीजन 4 बन जाएगा। परंतु यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन तो 8 हो गया, 4 दूने 8 बन गया। तो हमें दूसरे साइड भी हाइड्रोजन की संख्या 8 करना होगा, क्योंकि हमें संतुलित रासायनिक समीकरण बताता है कि उत्पाद और अभिकारकों की रासायनिक परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, मतलब कि दोनों ओरों की संख्या बराबर होगी, ठीक है। तो हम दूसरे साइड भी 4 से इंटू करके इसे 8 बना लेते हैं। तो हमारे पास H2O के अणुओं की संख्या टोटल कितनी होगी, तो हम पॉइंट करके यहाँ देखते हैं कि हमारे पास H2O की कुल अणुओं की संख्या टोटल 4 है। जब मैं इसे 4 से इंटू किए तो हमारा H2O हमारे पास 4 अणु आ गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी 4 अणु। तो ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, जरूर ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए पूरा धन्यवाद। और आगे वीडियो की और आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकती है। और इस चैप्टर का अगला भी वीडियो आएगा जिसमें और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आऊँगा। और सारे सब्जेक्ट के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर सारी वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में मज़ेदार तरीके से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।